अब हम बात करेंगे हमारे दैनिक जीवन में कुछ आसपास उपचयन अभिक्रियाओं का। जैसे आप सबने देखा होगा, जो लोहा है, लोहा स्टार्टिंग में बिल्कुल नया होता है। लोहा स्टार्टिंग में कैसा होता है? बिल्कुल देखने में चिकना होता है, लेकिन कुछ समय बाद अगर हम उस लोहे को बाहर छोड़ दें, हवा में बारिश में पड़ा रहेगा, तो उस पर जंग लग जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये शब्द है संक्षारण, संक्षारण का मतलब हम यहाँ पे क्या कहेंगे? संक्षारण का मतलब चीज़ों का खराब होना। संक्षारण का मतलब क्या हो जाएगा? चीज़ें जब खराब हो जाती हैं। हमारे यहाँ पे तीन चीज़ों की बात करेंगे संक्षारण में। तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं वो हमारी? एक तो है लोहा। लोहे पे देखा होगा आपने, जंग लग जाता है लोहे में, आयरन में जो हमारा, इसके कारण हमारा काफ़ी नुकसान हो जाता है। नुकसान कैसे होता है? सोच के देखो, कितने पुल हैं, कितनी मशीनरी है, कितनी रेलवे लाइन है, उनको हर साल उनमें जंग लगता रहता है और हमें उनको बदलना पड़ता है। तो हमारे देश का करोड़ों रुपए का हमेशा खर्च होता रहता है इस पे। इसको बच सकते हैं हम, क्या करते हैं? उस पर जंग ना लगने दे। जंग ना लगने दे, कैसे जंग ना लगने दे? उस पर हम पेंट कर देते हैं, और भी कई तरीके हैं जो हम उस पर। एक ये जंग लगता कैसे है, ये देखिए आप एक बार। ये लोहा है हमारा, आयरन, ठीक है। हवा में मौजूद है ऑक्सीजन, हवा में मौजूद है आर्द्रता। आर्द्रता समझते हो आप लोग? आर्द्रता मतलब नमी, आर्द्रता मतलब नमी, नमी मतलब पानी, पानी मतलब H2O। ये सारी चीज़ें हवा में मौजूद हैं, ये मिलके वे क्या बना देती हैं? Fe2O3। और इसको लिख दिया हमने, इसको बोल देते हैं इंग्लिश में हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या है ये? हाइड्रेटेड फेरिक। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं जंग लग गया। क्या कह देंगे? एक तरह से जंग लग गया भाई। जंग का है ये, जंग मतलब खराब हुई चीज, मतलब के संक्षारण है ना। तो संक्षारण होता कैसे? चीजों का संक्षारण है तो लिखा पड़ा है, जब कोई भी धातु होती है अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, अम्ल है या आर्द्रता के संपर्क में आती है, तो वो क्या, इस प्रक्रिया को कहते हैं संक्षारण। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम? संक्षारण कहते हैं। एक तरह से चीजों का खराब होना। जैसे लोहे की चीजें में तो जंग लग गया, जंग ऐसे लग जाता है। हवा में मौजूद क्या है ये? हवा में मौजूद क्या है ये? हवा में मौजूद है क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सीजन। हवा में मौजूद ऑक्सीजन, हवा में मौजूद आर्द्रता, नमी या पानी। हवा में मौजूद होता, हमें दिखाई नहीं देता। उसके कारण जंग लग जाता, चीज़ें खराब हो जाती हैं। इसकी बात कर चुके। इसके अलावा भी हैं, इसके अलावा चीज़ें हैं। चांदी, देखिए यहाँ पे बात की, चांदी के ऊपर काली परत लग जाती है। चांदी के ऊपर काली परत को बोलते हैं हम सिल्वर सल्फाइड। क्या बोलते हैं उसको हम? सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। और तांबे के ऊपर हरी परत, तांबे के ऊपर, आपने तांबा देखा होगा, ग्रीन ग्रीन हरा हरा हो जाता है, फिर उसको हम नींबू से साफ करते हैं, बिल्कुल साफ हो जाता है। उसके बाद में बात करेंगे भाई नींबू से क्यों साफ किया। चांदी काली काली पड़ जाती है ना, वो होता है सिल्वर सल्फाइड। और तांबा क्या बन जाएगा हमारा? कॉपर कार्बोनेट, CuCO3। ये एक तरह से जो हरा हरा हमारा ऊपर का उसकी परत, हरा हरी सी परत होगी, वो है ना। जो सी काली परत होगी चांदी की, ये इनको साफ, ये संक्षारण हो गए। ये उदाहरण है संक्षारण के, तीन उदाहरण हो गए, आयरन का, चांदी का, Ag चांदी, और Cu कॉपर। तो इन चीज़ों को हम बचा भी सकते हैं, साफ भी कर सकते हैं। लोहे को बचा सकते हैं अगर हम उस पर पेंट कर दें, ग्रीसिंग कर दें, गैल्वेनाइजेशन कर दें, है ना। अगला टॉपिक हमारा विकृत गंधिता। अगला टॉपिक है विकृत गंधिता। ये विकृत गंधिता क्या होता है भाई? इस विकृत गंधिता में होता क्या है? इसमें क्या होता है, जो भी तेलीय वसा या तेल, वसा या तेल, ऑयली चीज़ें होती हैं ना खाने की, जो भी आप खासकर जो चिप्स वगैरह हम खाते हैं, कौन सी चीज़ें हैं? खासकर हम बात करें चिप्स जो आप लेके आते हो बाजार से, नमकीन, है ना। नमकीन समझते हैं ना, जो हम खाते हैं घरों में, मेहमान को देते हैं, नमकीन बिस्किट। तो जो ऑयली चीज़ें हैं, है ना, तेलीय मतलब तेलीय खाद्य सामग्री, मतलब ऑयली सब्सटेंसेस, जो तेल से बनी चीज़ें हैं, अगर आप उनको रख देंगे ऐसे ओपन में, वैसे खुले में रख दिया हमने, तो जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन है, वो जो भी हमारा खाने का तेल वाला सामान है, वो इस हवा के साथ क्या, हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन है उसके साथ अभिक्रिया करेगा, या इसको हम क्या बोल देंगे, उसका उपचयन, उपचयित हो जाएगी, उपचयन। अभी पीछे पढ़ा हमने ना, उपचयन क्या होता है? उपचयन मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि। तो उसमें ऑक्सीजन जमा हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और उसकी गंध भी बदल जाएगी, और उसका जो स्वाद वो भी बदल जाएगा। दो चीजें बदलेंगी, क्या क्या बदल जाएगा? उसका स्वाद,
जो खाने की चीज स्वाद भी बदल जाएगा, गंध भी बदलना मतलब गंदी हो जाएगी, एक तरह से खराब ही होगी। इसको बोलते हैं हम विकृत गंधीता। तो विकृत गंधीता का मेन जो रीजन है, क्या कारण है बेटा विकृत गंधीता का, कि चीजों का उपचेत होना। तेल की जो तेल से जो कोई बनी चीजें हैं, जो हमारे पास तेल से बनी चीजें हैं, जो हमारे पास तेल से बनी चीजें हैं, ये तेल से बनी चीजें, तेल नहीं, यहाँ पे क्या मैंने ऐसे लिख दिया, तेल, तेल से बने हुए पदार्थ, खाने वाले पदार्थ हैं, वो अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे तो उनका स्वाद और उनकी गंध दोनों ही खराब हो जाएंगी या बदल जाएंगी। इसको बोलते हैं विकृत गंधीता। तो अब हमें करना क्या चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि कुछ ऐसा करें कि ये ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए। जो तेल की चीज़ें हैं, तेल की चीज़ों को ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए, तो इनके कुछ ऐसा कर देते हैं हम। क्या कर दिया, एक काम करेंगे हम, जिस पैकेट में हम सामान रखेंगे, उस पैकेट के अंदर कुछ ऐसा करेंगे, ऑक्सीजन इसके पास ही ना आए, ऑक्सीजन इसके पास ही ना आए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो उसको ढक के रख दें। अगर उसको ढक के रख देंगे तो ऑक्सीजन इसके संपर्क में कम से कम आएगी, है ना। विकृत गंधीता की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, है ना। वायुरोधी बर्तनों में रख दें इसको। वायुरोधी मतलब भाई जो अंदर ना आने दें ऑक्सीजन को। एक चीज तो ये होगी, वायुरोधी बर्तनों में सामान को रख दें। क्या बोलेंगे हम, एक वायुरोधी वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन गति धीमी हो जाती है, मतलब कि वो स्लो प्रोसेस हो जाएगा उसका, है ना। दूसरा क्या बताया भाई इसने, दूसरा बोला, ये मान लो एक चिप्स की वो था, क्या बोलेंगे इसको, एक चिप्स का पैकेट है ये, दिस इज चिप्स है ये भैया। इसमें हमने क्या भर दिया, इसमें नाइट्रोजन गैस भर देंगे। क्या भर देंगे, चिप्स तो थी इसमें चिप्स हमारे पास पहले से ही थी। इस चिप्स के साथ साथ हमने क्या भर दी इसमें, ये चिप्स थे, इसमें खाने की चिप्स थी, ये चिप्स है भरी पड़ी है। और इसमें मैंने साथ में क्या भर दी, इसमें नाइट्रोजन भर देंगे। इसमें क्या भर देंगे, नाइट्रोजन भर देंगे। इसमें चिप्स के साथ साथ जो फूला रहता है ना पैकेट, चिप्स का पैकेट कैसा होता है, फूला हुआ होता है बिल्कुल। हम सोचते हैं इतना सारा चिप्स हो, इतना सारा चिप्स मिलता नहीं, उसमें होती क्या है, नाइट्रोजन गैस होती है। वो नाइट्रोजन गैस क्या कर देती है, नाइट्रोजन गैस इस चिप्स को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं होने देती। बताइए समझ में। तो नाइट्रोजन गैस एक तरह से ऑक्सीजन को दूर रखती है तेलीय चीजों से। तो इसको हम बोल देते हैं प्रतिऑक्सीकारक। क्या बोल देंगे, जो नाइट्रोजन है इसको एंटीऑक्सीडेंट बोल देते हैं इंग्लिश में, एंटी ऑक्सीडेंट। भैया ऑक्सीजन को पास नहीं फटकने देता ये, है ना। हिंदी में बोलेंगे प्रतिऑक्सीकारक। क्या बोलेंगे, प्रतिऑक्सीकारक। तो एक आपके प्रश्न पूछा जाता है, अब भाई विकृत गंधीता को रोकने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगी हमारी नाइट्रोजन गैस। ये चीजों को खराब होने से बचा लेती है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न उत्तर की। सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलेन में डुबोया जाता है तो विलेन का रंग क्यों बदल जाता है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये हमने पहले पढ़ा था कि जब ये जो लोहे की कील है हमारी, इस लोहे की कील को हमने इसमें डुबो दिया था। ये क्या हमारा कॉपर सल्फेट, CuSO4। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा भाई, नीला कलर का, ये नीला है। लेकिन जैसे हमने इसमें लोहे की कील डुबाई, थोड़ी देर में अभिक्रिया हुई और ये कैसा हो जाता है, कलर बिल्कुल हल्का हरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हल्का हरा, बिल्कुल लाइट कलर, लाइट ग्रीन हो जाएगा ये। तो इसने हमसे जो प्रश्न किया है वो यही प्रश्न है इसका, कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलेन में डुबोया जाता तो विलेन का रंग क्यों बदला। तो उसमें हुआ क्या था, उसमें क्या था, जो आयरन था, लोहे की कील थी हमारा, और जो वो था विलेन क्या था कॉपर सल्फेट CuSO4। यहाँ पे है क्या बात, यहाँ पे मेन बात ये है कि जो लौह तत्व है वो कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, ज़्यादा ताकतवर है, ये भी कह सकते हैं। तो क्या करेगा, ये इसको यहाँ से भगा देगा भैया, जिसकी लाठी उसी की भैंस। ठीक है, आयरन ने कॉपर को चलता कर दिया, और चलता कर दिया तो क्या बन जाएगा, अब ये अब बन जाएगा FeSO4, और होगा कॉपर अलग। तो जो ये था इसका कलर तो था नीला, लेकिन अभिक्रिया के बाद जो अभिक्रिया हो जाएगी, अब नील ये तो विलेन है ही नहीं, अब तो बन गया नया, बन गया अब तो, है ना, फेरस सल्फेट बन गया। जो फेरस सल्फेट है इसका हल्का हरा रंग हो जाएगा, हल्का हरा रंग हो जाएगा। तो इसने बोला भाई क्यों बदल जाता है रंग, तो हम यही बताएंगे
कि जो लोहा है, लोहा कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, उसने कॉपर को वहाँ से विस्थापित किया और बन गया वहाँ पे नया विलन बना आयरन सल्फेट, और कॉपर जो धातु वो अलग हो जाएगी, इसीलिए इसका रंग बदल गया। अगला प्रश्न देखिए, क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। ये 1.1 देखते हैं। ये द्विस्थापन अभिक्रिया थी हमारी, इसमें ये एक्सपेरिमेंट दे रखा था एक, इसने है ना, इसका एक उदाहरण भी दे रखा है, सोडियम सल्फेट वाला। सोडियम सल्फेट रिएक्ट करती है बेरियम क्लोराइड से, इनकी अभिक्रिया होगी ना। इसमें हुआ क्या था, इसमें हो गया था आयन्स का आदान प्रदान, आयन आपस में बदल गए थे ना। सोडियम किसके साथ गई, क्लोरीन के साथ, बेरियम किसके साथ, सल्फेट के साथ, बेरियम सल्फेट बना था सोडियम क्लोराइड। तो इसने बोला भाई ये उदाहरण हो गया एक, इसको छोड़ के कोई और उदाहरण दो। सवाल समझ में आया, इसको छोड़ के एक उदाहरण दो। तो हम एक काम कर लेते हैं, एक उदाहरण इसने सबसे पहले हमें इसी किताब में था, अगर आप याद रखना चाहो, आपको इसी द्विस्थापन के दो याद रखने पड़ेंगे, द्विस्थापन के दो याद रखने पड़ेंगे। देखिए ये है, एक पर रखने में लेड नाइट्रेट है ना, क्रियाकलाप 1.2 में भी ये हमारा द्विस्थापन क्या दे रखा है, ये भी वही है, द्विस्थापन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया है ये वाली, इसी को लिख देते हैं, ठीक है, द्विस्थापन अभिक्रिया को लिख देते हैं। क्या लिख देंगे इसमें, हम इसमें लिख देंगे पोटाशियम आयोडाइड KI, पोटाशियम आयोडाइड अभिक्रिया करेगा किसके साथ, लेड नाइट्रेट PbNO3, किसके साथ अभिक्रिया करेगा, लेड नाइट्रेट PbNO3 और यहाँ पे 2, ये द्विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दूसरा। तो क्या होगा अब यहाँ पे आयन का आदान प्रदान, ये इसके साथ चला जाएगा आयोडीन के साथ, ठीक है। और जो ये पोटाशियम है, पोटाशियम किसके साथ आ जाएगा, नाइट्रेट के साथ। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे बनेगा हमारा लेड आयोडाइड PbI2 और साथ में पोटाशियम नाइट्रेट KNO3, समझ में आया। तो जो ये बनेगा हमारा, ये बन जाएगा अवक्षेपण, क्या बोलते हैं इसको हम, इसको बोलते थे हम अवक्षेपण, जो एक तरह से अघुलनशील है ना। ये क्या हो जाता है हमारा अवक्षेपण है। इसका रंग कैसा हो जाएगा, इसका पीला रंग हो जाएगा, है ना, पीले रंग का PPT, पीले रंग का अवक्षेपण था PPT। तो ये उदाहरण हो गया एक, अब याद रखना पड़ेगा आपको, दो उदाहरण याद हो गए, एक तरह से दो उदाहरण है। एक तो ये वाला उदाहरण था हमारा, कहाँ गया, एक तो उदाहरण था हमारा द्विस्थापन का जो इसने दिया बुक वाले ने, जो इस बुक वाले ने हमें दिया था, एक ये उदाहरण है आपका, याद रखिए। और ये दूसरा उदाहरण अभी मैंने बता दिया आपको। एक उदाहरण तो ये है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड वाला, और एक ये हो जाएगा पोटाशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट वाला। यहाँ पे अवक्षेपण क्या बनेगा हमारा, येलो कलर का बनेगा, जिसका हमने सबसे पहले उदाहरण भी देखा था। अब इसने बोला निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। तो एक एक लिख लेते हैं हम। पहले दे दिया इसने सोडियम, फिर ऑक्सीजन गैस, और यहाँ पे लिख दिया सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, ये संतुलित करके रखें इसने। तो इनको हम बताएंगे कौन सा उपचयित हुआ है और कौन सा अपचयित। यहाँ पे देखिए पहले सोडियम था, अब बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड। तो जो ये सोडियम है, इस सोडियम में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है ना, तो इसको तो क्या बोल देंगे, उपचयित। उपचयित क्या था, उपचयित है ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना। फिर दूसरी तरफ देखिए, अब यहाँ पे ऑक्सीजन थी, अब ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है ना। ऑक्सीजन का ह्रास होना, ऑक्सीजन में कमी आना, उसको बोलते हैं अपचयित। तो अब ऑक्सीजन तो गायब होगी यहाँ पे, बेशक इसके साथ ऑक्सीजन सोडियम ऑक्साइड में, लेकिन यहाँ पे इस ऑक्सीजन की अपनी खुद की पहचान ऑक्सीजन के रूप में नहीं है ना। तो ऑक्सीजन यहाँ से गायब हुई, तो ये अपचयित होगी, और ऑक्सीजन अपचयित हुई और सोडियम उपचयित हुआ, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, तो बनेगा कॉपर और हाइड्रोजन, CuO प्लस H2, इससे बनेगा भैया कॉपर और साथ में H2O। तो ये देखिए
पहले यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, ये कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में बदल गया, कॉपर ऑक्साइड से किस में बदला, पहले हमारे पास कॉपर ऑक्साइड था, तो एक तरह से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन की कमी, तो इसको क्या बोल देंगे, अपचयित। अपचयित होने वाले पदार्थ का नाम बताओ। तो अपचयित कौन होगा, कॉपर ऑक्साइड। और यहाँ पे अब इसकी बात कर दें, जो हाइड्रोजन था, पहले हाइड्रोजन था लेकिन अब हाइड्रोजन में क्या मिक्स हो गया, ऑक्सीजन मिक्स हो गया, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, उपचयित। ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, रिडॉक्स रिएक्शन के, रिडॉक्स जिसमें उपचयन और अपचयित या उपचयित दोनों चीजें एक साथ होती है, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। हम यहाँ पे ध्यान से नहीं पढ़ते, कौन सा सत्य है, ये नहीं लगा भाई, गलत कौन सा वो बताना है आपको। तो पहली बात तो इसकी इसकी बात कर लेते हैं, ये लेड ऑक्साइड और कार्बन दोनों अभिक्रिया करेंगे, बनेगा लेड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसको मैं यहाँ लिख लूँ, लेड ऑक्साइड और साथ में कार्बन, ये क्या बनेगा भैया, लेड और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, इसको संतुलित कर लेते हैं हम भी, ठीक है। अब पहली बात है, ये लेड, लेड को हिंदी में बोलते हैं सीसा, सीसा अपचयित हो रहा है, अपचयित मतलब कि इसमें से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, ऑक्सीजन इसमें से गायब हुई है ना। तो सीसा अपचयित हुआ है, भैया सीसा अपचयित हुआ है, सीसा तो यहाँ पे है, ये सीसा नहीं है ना, ये लेड नहीं है, ये लेड ऑक्साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पहला ही गलत हो गया। यहाँ पे ये अपचयित हुआ है, ये बात बिल्कुल ठीक है, जो लेड ऑक्साइड है इसका नाम, है ना, इसका क्या नाम है, ये जो है इसका नाम है लेड ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे इसने बोला सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा मतलब सिर्फ लेड है ना, सीसा मतलब लेड अपचयित हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास सीसा का नहीं हुआ, सीसा का नहीं हुआ, किसका हुआ इसमें है, लेड ऑक्साइड का हुआ है, तो इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ उपचयित हो रहा है, कार्बन हुआ है उपचयित तो, है ना, अपचयित कौन हुआ, कार्बन, उपचयित कौन हुआ, कार्बन, और अपचयित कौन हुआ, लेड ऑक्साइड, तो ये दोनों ही गलत हैं, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। तीसरा, कार्बन उपचयित हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, कार्बन उपचयित हो रहा है, ये देखो, है ना, ये ठीक है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये भी ठीक है, यहाँ पे देखो हमने ये सबसे पहले यही तो बात की थी, जो लेड ऑक्साइड है ये क्या हो गया, अपचयित, लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है यहाँ पे, लेड ऑक्साइड क्या हो गया, अपचयित हो रहा है, तो ये भी ठीक है। तो इसने तो सवाल में क्या पूछा था, कौन सा कथन असत्य है, तो पहला और दूसरा ये दोनों असत्य है, तो हमारा ए और बी आंसर आ गए। तो इसने दे रखा है पहले में ए और बी, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा बेटा। बाकी तो देखो पहले ये दोनों ही असत्य हैं, ये दोनों तो ठीक है, तो इसने पूछा असत्य कथन कौन से हैं, तो भैया ए और बी, ए और बी तो इसी में दे रखे हैं, तो इसमें ए और सी, इसमें ए बी सी और इसमें सभी, तो इनको तो काटा मार देंगे, ये तो गलत है हमारे। आपको ये गलत ठीक है ये नहीं बताना था हमें, है ना, हमें तो इनमें से आंसर देना भैया, ये है हमारे, है ना, पता है इसमें। अब आपके जो ऑप्शन हैं ये हैं, इनमें से उत्तर बताना, उनमें से नहीं बताना, तो हमने देखा पहले दोनों ही हमारे गलत हैं। इसमें देखिए इसने क्या बोला हमें यहाँ पे, लेड, सॉरी आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम दोनों अभिक्रिया करेंगे, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और आयरन। तो इसने बोला ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, ये चारों तरह की थी, संयोजन, द्विस्थापन, वियोजन और विस्थापन। तो आप हमने सारी पढ़ ली, तो हमें पता है ये यहाँ पे क्या हुआ, एल्यूमिनियम ज्यादा क्रियाशील है, एल्यूमिनियम जो हमारी धातु है, एल्यूमिनियम जो धातु है वो ज्यादा क्रियाशील है, एल्यूमिनियम ने किसको विस्थापित कर दिया, लो तत्व को विस्थापित कर दिया, है ना। तो ये कौन सी हो जाएगी हमारी विस्थापन अभिक्रिया, कौन सा है इसका उत्तर, विस्थापन अभिक्रिया है। किसने, एल्यूमिनियम ने विस्थापित किया किसको, लो तत्व को, लो को, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, विस्थापन थी। इसको देखिए, इसने बोला हमें लो चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, इसको लिख लेते हैं, लो चूर्ण मतलब लो, Fe, लो तत्व में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये अम्ल डालने से क्या होगा। हमने अभी एक
धातुओं की अभिक्रियाशील या उसकी क्रियाशीलता की एक सारणी बनाई थी। सबसे पहले लिखा था पोटाशियम, सोडियम, याद है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन या लो, लेड, पीबी। फिर इसके बाद आ गया था हाइड्रोजन, कॉपर, एच जी क्या होता है, मरकरी, एजी सिल्वर और एयू गोल्ड। ये बना दी थी हमने। तो ये ऊपर वाली ज़्यादा क्रियाशील है, नीचे वाली कम क्रियाशील है। तो हमें बात करनी है यहाँ पे आयरन। आयरन कहाँ से हमारा, ये आयरन है और ये हाइड्रोजन है। तो हमें यहाँ पे पता लग गया कि भाई आयरन हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है। तो हाइड्रोजन सॉरी जो आयरन है, लो तत्व तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को भगा देगा यहाँ से, फुटले, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन, ये हो जाएगा हमें, है ना। इसको हम संतुलित कर देते हैं, यहाँ पे तो लगा दिया बस, वो भी संतुलित, है ना। तो इसने बोला सही उत्तर पर निशान लगाओ। तो हमने अभी तो ये देखे ही नहीं कौन सा होगा ABCD, हमने पहले तो ये जो लिखा था उसी को हमने लिख दिया इस तरह, है ना। वो शब्दों में लिखा था हमने, वो अभिक्रिया ही लिख दिया, रासायनिक समीकरण लिख दिया। पढ़ते हैं आप। हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनता है, पहला बिल्कुल ठीक है। हाइड्रोजन गैस भी बन गई, गैस का सिंबल हमें पता है, ये गैस का निशान होता है, तो हमारा तो ए ही ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। पहले तो हम बात कर लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं, है क्या ये। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वो होता है जिसमें दोनों तरफ मतलब इसी को देख लेते हैं। अभी हमने ये बात की थी ना, इसकी तीसरा प्रश्न किया था, तो इसी का जो इसकी रासायनिक समीकरण, इसी को देख लेते हैं। ये तो होते हैं हमारे अभिकारक, ये तो क्या है, अभिकारक, और ये दूसरी तरफ क्या है, उत्पाद। तो अभिकारक की तरफ जितना द्रव्यमान होगा, इस तरफ जितना मास होगा, जितना इसमें वजन होगा, ये कह सकते हैं द्रव्यमान, उतना ही द्रव्यमान उत्पाद की तरफ होगा। या ये कह सकते हैं द्रव्यमान किसका, परमाणुओं का। तो जितने परमाणु अभिकारक की तरफ होंगे, परमाणुओं की कुल संख्या, उतने परमाणु इस तरफ होंगे। तो उसको हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कुल परमाणुओं की संख्या, अभिकारक की तरफ के जो परमाणु हैं उनकी कुल संख्या और उत्पाद की तरफ की परमाणुओं की कुल संख्या हमेशा बराबर होती है, उसको हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। बस इतनी सी बात है। ये है क्या, ये हमने पीछे पढ़ा था, एक द्रव्यमान संरक्षण के नियम। क्या पढ़ा था हमने, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम है, उसी के अनुसार है ये बात। हम उसमें ये कहा गया भाई, आप ना तो द्रव्यमान को बना सकते हो, ना द्रव्यमान को नष्ट कर सकते। द्रव्यमान संरक्षण के नियम कि हम जो द्रव्यमान है, हमारा मास है किसी चीज का, है ना, किसी चीज का एक तरह कोई भी चीज है, उसको ना तो आप बना सकते ना नष्ट कर सकते उसी को लेके है ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या है, तो ये बता दिया हमने, दोनों तरफ अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ दोनों तरफ परमाणु संख्या बराबर होगी। फिर बोला रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है, फिर इसका बता देंगे भैया। द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार चीजों को किसी भी के परमाणुओं को परमाणुओं का द्रव्यमान ना तो हम कम कर सकते ना ज्यादा कर सकते, या कह दें ना तो हम परमाणु बना सकते हैं ना ही हम परमाणु को खत्म कर सकते हैं। इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अब बात करते हैं, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। सबसे पहला इसने बोला हमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस में संयोग करके अमोनिया बनता है। एक एक करके देखते हैं हम। ए नाइट्रोजन का सूत्र हो जाएगा N2, जमा में हाइड्रोजन H2 क्या बनाएगा, अमोनिया। अमोनिया मतलब NH3, ये बन गई हमारी गैस, अमोनिया गैस, ये अमोनिया ही अमोनिया गैस है, ठीक है। अब इसको संतुलित कर देते हैं। इसने बोला संतुलित करो, संतुलित करना आता हमें ना, नाइट्रोजन और इसमें फिर हाइड्रोजन, दो ही चीज़ हैं। तो नाइट्रोजन के इस तरफ भी दोनों तरफ देख लेंगे, अभिकारक में और उत्पाद में। यहाँ पे एक परमाणु, यहाँ पे दो परमाणु, तो हम सीधा सा क्या करेंगे, यहाँ पे भी दो कर देंगे। तो नाइट्रोजन दोनों तरफ दो दो हो गया। अब हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे अब यहाँ पे 6, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे।
तो हम 6 करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, बस बन गई बात। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बोला, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन का मतलब ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के साथ दहन होने पर जल मतलब H2O सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ये बनाता है। ये बना दिया हमने, अब इनको क्या कर देंगे, हम इनको कर देते हैं संतुलित। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, सल्फर की बात करेंगे, फिर ऑक्सीजन की, फिर हाइड्रोजन की। ये हमें 2-3 बार देखना पड़ता है कई बार। दोनों तरफ सल्फर, यहाँ पे एक है सल्फर, यहाँ पे सल्फर का परमाणु एक है, तो सल्फर की बात होगी। ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 2 परमाणु यहाँ है, 1 परमाणु यहाँ, 3 है, तो 3 तो होने नहीं चाहिए ना, तो 4 कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर दिया हमने खुद से। तो ऑक्सीजन के कितने हो गए भाई, इस तरफ ऑक्सीजन के परमाणु हो गए 4, ऑक्सीजन के परमाणु कितने हो गए 4, इस तरफ ऑक्सीजन परमाणु सिर्फ 2 थे, तो हमने 2 यहाँ लिख दिया। तो ऑक्सीजन भी बराबर, सल्फर भी बराबर। देखो ध्यान से, सल्फर कितना है 1, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2 परमाणु, 2 टोटल मिला के 4 परमाणु हो गए, और ऑक्सीजन के यहाँ पे भी 4। अब बात करते हैं हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के कितने हैं 2, हाइड्रोजन के कितने हो गए 4, हाइड्रोजन के यहाँ 4 परमाणु, यहाँ 2 परमाणु, तो हाइड्रोजन गड़बड़ कर दी, तो हमें हाइड्रोजन के यहाँ पे भी 4 करने पड़ेंगे, तो इसको 2 लिख देंगे। जैसे ही आपने यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 लिखे, तो सल्फर का काम गड़बड़ आ गया, सल्फर के अब 2 हो गए, तो सल्फर के यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया, यहाँ पे भी 2 करने पड़ेंगे। तो शुरू से करना पड़ेगा आपको। सल्फर के यहाँ पे कितने हैं भैया 2 हैं, सल्फर के कितने हैं, सल्फर के परमाणु 2, ठीक है, सल्फर के परमाणु कितने हैं 2, बात बन गई यहाँ पे सल्फर की। अब ऑक्सीजन को देखेंगे दोबारा, अब किसको देखेंगे हम, ऑक्सीजन को देखेंगे हम, ऑक्सीजन को देखेंगे। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हमारे पास यहाँ पे 4 है परमाणु है ना, ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हैं, और 4 यहाँ पे हैं, ध्यान से देखो है ना, 4 परमाणु ऑक्सीजन के यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, टोटल मिला के 6 परमाणु हो गए। जबकि यहाँ पे कितने हैं, इसमें तो है ही नहीं, इस तरफ है 4, तो यहाँ 6 कर दें, ये हो गया 3 हमारा। और इस तरीके से ये हमारी हो जाएगी संतुलित। ठीक है, एक बार थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है इन पे, इस तरीके से हम इनको संतुलित कर सकते हैं। अब तीसरी की बात कर लेते हैं। तीसरा है हमारा एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभी क्या कर, बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड है, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है, अवक्षेप मतलब एविलय। एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस 3 लिख देंगे यहाँ पे, के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड PaCl2, एल्युमिनियम क्लोराइड Al, ये धीरे धीरे याद कर लेंगे आप, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये क्या लिख दिया हमने एल्युमिनियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट BaSO4, जो आता जाता है उसको याद कर लीजिए आप। ये हमने क्या कहते हैं अभिक्रिया तो लिख दी, अब इसको हम कर देते हैं संतुलित, इसको करेंगे हम संतुलित। सबसे पहले धातुओं को लिख लें, यहाँ पे धातुओं को लिख लेते हैं हम। एल्युमिनियम धातु है हमारे पास, बेरियम धातु है, फिर धातु लिख लें सल्फर होगी, फिर सल्फर के बाद आ गई क्लोरीन, फिर आ गया ऑक्सीजन, ये है शायद है ना। तो एल्युमिनियम के कितने परमाणु हैं 2, एल्युमिनियम कितना परमाणु है 1, तो भैया बराबर कर दें, यहाँ पे 2 लिख दिया हमने। तो एल्युमिनियम के तो बढ़ गई बात है ना, एल्युमिनियम के दोनों तरफ 2-2 परमाणु। अब बात करते हैं बेरियम की, बेरियम का इस तरफ भी वहाँ 1 है, इस तरफ भी 1 है, तो बेरियम भी ठीक है। अब सल्फर की बात कर लेते हैं, सल्फर के इस तरफ कितने परमाणु हैं 3, सल्फर के कितने परमाणु हैं 1, तो 3 बना दें, ये बना दिया 3, वेरी गुड, तो सल्फर भी ठीक हो गया। अब आप सल्फर जैसे ही देखते हैं तो ऊपर फिर दोबारा देखना पड़ेगा, आपको पता है इस बात का। ऊपर चलते हैं, एल्युमिनियम पे कोई फर्क पड़ा है क्या, एल्युमिनियम के 2 हैं, एल्युमिनियम के 2 हैं, ठीक है बात। चलिए अब बेरियम के देख लेते हैं, बेरियम का कितना है 1 है, बेरियम के कितने हैं 3 है, फिर गड़बड़ हो गया, तो हमें यहाँ पे 3 है बेरियम के परमाणु, यहाँ पे 1 है बेरियम का है ना, तो यहाँ पे भी हमें कितना 3 करने पड़ेंगे, तो भैया बेरियम भी। अब वापस एल्युमिनियम में फिर चेक कर लो एक बार,
एल्यूमिनियम के 2 हैं, एल्यूमिनियम के 2 हैं, बेरियम के 3 हैं, बेरियम के 3 हैं, है ना। तो ठीक है हमारा दोनों का। सल्फर की बात कर लेते हैं। सल्फर के कितने हैं भैया? 3। सल्फर के कितने हैं भैया? 3। सल्फर भी ठीक है। क्लोरीन की बात कर लें। क्लोरीन के कितने हैं? 6 परमाणु। क्लोरीन के कितने हैं? 6 परमाणु। क्लोरीन भी ठीक हो गया। अब ऑक्सीजन की बात कर लें। ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? ध्यान दो, 12। ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? यहाँ पे भी 12। तो हमारी ये विक्रिया होगी संतुलित। अब बात कर लेते हैं आखिरी वाले की। इसने क्या बोला हमें? पोटाशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। देखिए पोटाशियम धातु है ना, सूत्र है पोटाशियम के, जल के साथ अभिक्रिया करके H2O क्या बना देगी? है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, है ना। ये गैस का सिंबल है। अब इसको संतुलित कर लेते हैं। संतुलित करना आसान है, संतुलित करना आ गया आप लोगों को। हमें क्या देखना होता है? सबसे पहले धातु देखेंगे, फिर धातु देखेंगे ना। तो धातु क्या हमारी? K है, फिर ऑक्सीजन है और फिर हाइड्रोजन है। K इस तरफ भी एक परमाणु, इस तरफ कोई दिक्कत ही नहीं। फिर ऑक्सीजन का इसमें एक, इसमें भी एक, कोई दिक्कत ही नहीं, है ना। ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पे एक परमाणु है, ऑक्सीजन का एक परमाणु है। उत्पाद में भी है, अभिकारक में भी। अब बात करें हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के कितने कितने हैं? यहाँ पे 2 परमाणु हैं, यहाँ पे एक और यहाँ पे 2। तो उत्पाद की तरफ 3 हो गए टोटल। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितने हो गए? 3। यहाँ पे हैं 2, तो गड़बड़ होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? 3 ही रखते हैं, हम इसको 4 कर देते हैं। हाइड्रोजन कितने हो गए भाई? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो हम इसको 4 कर दें, या 4 कर दिया आपने 2। अब जब हाइड्रोजन का किया तो फिर वापस चलना पड़ेगा एक बार, है ना। पोटाशियम हमने चेंज किया, हाँ पोटाशियम भी चेंज हो गया। पोटाशियम का 2 परमाणु, तो यहाँ पे 1 है तो इसके आगे 2 लगा दिया आपने। पोटाशियम के 2 परमाणु हो गए। ऑक्सीजन के देखें कितने हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने देखें? 2, बात बन जाएगी। हाइड्रोजन के कितने हैं? 4। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4, है ना। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि भैया ये जो निशान है, इससे इस तरफ अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, तभी ये संतुलित होती है। और संतुलित के लिए पहले आप धातु देखेंगे, फिर अधातु देखेंगे, और इस तरीके से क्वेश्चन भी सोल्व हुआ। इसने बोला इसमें निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। एक एक को बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले है नाइट्रिक एसिड HNO3 और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। अब इधर क्या बनेगा भाई हमारा? कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 2 और H2O। हमें पता है, हमें सबसे पहले क्या देखें? धातु। दो धातु, इसमें एक ही है कैल्शियम। धातु क्या है? कैल्शियम। तो कैल्शियम के परमाणु एक जैसे लिख लें तो दोनों तरफ एक एक ही है। दोनों तरफ का मतलब क्या होता है? इस तरफ तो अभिकारक, इस तरफ उत्पाद, दोनों तरफ एक एक कैल्शियम है, तो इसकी बात तो बन गई। अब कैल्शियम के बाद किसकी बात करेंगे? अधातु है। अधातु क्या है? नाइट्रोजन है, फिर इसके बाद ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन है, यही है बस, है ना। नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन एक परमाणु है, नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं। देखो यहाँ पे है ना, ये लिखा 2 दिखाई दे रहा है। नाइट्रोजन के 2 परमाणु, तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब नाइट्रोजन के इस तरफ अभिकारक की तरफ भी 2 परमाणु और उत्पाद में भी 2, तो नाइट्रोजन भी होगी और कैल्शियम भी पे भी नजर डाल देते हैं। कैल्शियम भी दोनों तरफ एक एक, ठीक है, कैल्शियम दोनों हो गए। अब ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए? इधर 6। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। तो कुल मिला के अभिकार की तरफ 8 परमाणु हुए ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के कितने हैं? 6। ऑक्सीजन का कितना है? 1। कितने हो गए टोटल मिला के? 7, जो कि गड़बड़ होगी। तो यहाँ पे 8 कर दें, यहाँ पे 2 कर देते। 2 करना बिल्कुल आसान है, 2 कर दिया। अब हो गया 8। ऑक्सीजन के भी हो गया 8 दोनों तरफ। अब एक बार सारे चेक कर लें इसके, है ना भैया। कैल्शियम का एक एक है, ठीक है। नाइट्रोजन के 2, नाइट्रोजन के 2, है ना। ऑक्सीजन के भी हो गया अभी 8 8। अब आ गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन के कितने हैं? इस तरफ 2। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। टोटल मिला के हाइड्रोजन के अभिकारक में 4। हाइड्रोजन के हो गए 4, तो बराबर हो गए, है ना। तो इस तरह पहला समीकरण हमारा संतुलित हुआ। तो बात करते हैं दूसरे की। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अम्ल भी बोल सकते हैं ना, एसिड मतलब। Na2SO4 सोडियम सल्फेट और जल हमारा H2O, ठीक है।
इस तरफ भी ऐसे ही करेंगे। कैसे कर देते हैं इनको संतुलित हम? सबसे पहले लिख लेते हैं धातु। धातु इसमें क्या है? एक ही है, सोडियम। फिर इसके बाद क्या है? सल्फर। और इसके बाद क्या है? सल्फर के बाद ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। सोडियम के परमाणु कितने हैं? अभिकारक की तरफ 1, उत्पाद की तरफ 2, तो यहाँ पे भी 2 कर दें, ये 2 लिख दिया हमने। ठीक है, तो भैया सोडियम तो हो गए बराबर हमारे। सल्फर की बात कर लेते हैं। सल्फर कितना? 1। सल्फर कितना? 1। सल्फर की बात भी ठीक है। अब बात कर देते हैं ऑक्सीजन। सोडियम हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने परमाणु? यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने हैं? 4। टोटल मिला के कितने हो गए? 6। यहाँ पे ऑक्सीजन के 4, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 हो गए 5। हो गए 5, तो गलत बात है भैया ये तो 6 कर दें, यहाँ 2 कर देते हैं, और यहाँ भी 6 हो गए, ये 2 लिख दिया भाई मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों तरफ ऑक्सीजन हो गए 6। हम ये देखते हैं, हम जब ये चीज़ें बदलते हैं, ऊपर वाले तो नहीं बदले, तो एक बार फिर चेक कर लेते हैं। सोडियम, सोडियम कितना है इस तरफ? 2। सोडियम कितना है? 2। ठीक। सल्फर इस तरफ भी कितना है? 1। सल्फर इस तरफ भी 1। ठीक है, ऑक्सीजन अभी भी किया हमने, तो दोनों हो गया। हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन कितने हो गए भैया? 2 और 2, 4, और इधर अकेले 4, तो हाइड्रोजन भी हो गया। और इस तरीके से हमारी ये भी संतुलित हुई। सभी परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, इस तरफ भी और उस तरफ, मतलब कि अभिकारक भी और उत्पाद में भी। तीसरा देख लेते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड, और AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। इससे बनेगा क्या अभिक्रिया में? सिल्वर क्लोराइड, AgCl, और NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। तो इसमें धातु क्या है? सोडियम है, सिल्वर है, फिर ना अधातु नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है। तो सोडियम का इस तरफ, सोडियम के देख लेते हैं। सोडियम में कितने परमाणु? 1। सोडियम का कितना परमाणु? 1, बराबर है भैया। ठीक है, फिर सिल्वर का कितना है? 1। सिल्वर का कितना है? 1, बराबर है भैया। ठीक है, नाइट्रोजन 1 परमाणु, नाइट्रोजन 1 परमाणु, बराबर है। ठीक है, फिर आ गया हमारा, इसके बाद किसकी बात करते हैं? नाइट्रोजन के बाद क्लोरीन की। क्लोरीन, क्लोरीन का 1 परमाणु, क्लोरीन का 1 परमाणु, ये भी बराबर है। ऑक्सीजन के 3, ऑक्सीजन के 3, तो ये तो एक तरह से हम ये कह लेंगे, तो ये तो पहले से ही है संतुलित, है ना? पहले से संतुलित है, इसमें हमने कुछ चेंज नहीं किया। अगले में आगे डी में, बैरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इससे क्या मिलेगा हमें? बैरियम सल्फेट और HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो धातु देख लें, धातु कौन कौन सी है? बैरियम है ना, इसके बाद तो सारी अधातु, अधातु के नाम लिख लें। एक क्लोरीन है, एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बाद में लिखते हैं। बैरियम के दोनों तरफ देखें, बैरियम के दोनों तरफ काउंट कर लीजिए आप। बैरियम का 1, बैरियम का 1, तो बैरियम तो पहले से ही है संतुलित, इसको तो कुछ करना नहीं। फिर क्लोरीन की बात कर लेते हैं। क्लोरीन के 2, क्लोरीन का 1। भैया इस तरफ 1 है तो इस तरफ भी 2 कर देते हैं। मैंने क्या किया दिख रहा है ना आपको? यहाँ पे 2 लगा दिया मैंने। ठीक है, तो दोनों तरफ क्लोरीन कितने हो गए? 2 तो हो गए, तो भैया क्लोरीन की बात भी होगी। अब बात कर लेते हैं सल्फर की। सल्फर की बात कर लो। सल्फर, सल्फर, सल्फर कहाँ है? 1, सल्फर 1, तो ये तो बराबर है, कोई दिक्कत ही नहीं, सल्फर भी हो गया। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ से है? ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 4। ऑक्सीजन के कितने हैं? 4, ये भी हो गया, है ना? ऑक्सीजन भी हो गया। हाइड्रोजन की बात कर लें अब। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहाँ से? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, तो हो गया। तो एक ही था, थोड़ा यहाँ पे 2 लगा दिया हमने, तो इस तरीके से ये भी हो गया। ये देखिए, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। 7वां प्रश्न, पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। जिसका नाम एक बार आपके सामने आता है, आप उसको लिख के याद कर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये इस तरह लिखते हैं, तो याद कर लेंगे, धीरे धीरे हो जाएंगे ना। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इससे इनकी अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और साथ में H2O, ये तो हमारे पीछे भी आई थी, है ना? इसको संतुलित करना, हमें संतुलित करने के लिए करते क्या थे भाई? हम पहले इसमें धातु लिख लेंगे, कैल्शियम है धातु, फिर इसमें क्या है? कार्बन है, फिर इसमें ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन है। कैल्शियम का 1 परमाणु, कैल्शियम का 1 परमाणु, कार्बन का 1 परमाणु, कार्बन का 1 परमाणु। ठीक है, तो ये संतुलित हो गए दोनों।
ऑक्सीजन की बात करें तो भैया ऑक्सीजन के 2 4, ऑक्सीजन का 3 और ऑक्सीजन का 4। यस, ऑक्सीजन के भी हो गए। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। तो भैया ये तो पहले से ही परमाणु वो क्या बोले इसको हम, संतुलित है ये तो पहले से ही, इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान है। अब बी में आ गया। बी में देखिए, बी में क्या बोला इसने? जिंक और सिल्वर नाइट्रेट। जिंक और सिल्वर नाइट्रेट क्या बनाएंगे? जिंक का सूत्र है Zn और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इससे मिलकर बनेगा जिंक नाइट्रेट ZnNO3 ट्वाइस। ट्वाइस मतलब डबल, 2, और सिल्वर, सिल्वर मतलब Ag। इसकी देखिए क्या बन जाएगी हमारी अब। इसमें फिर वैसे ही लिख लेते हैं, धातु पहले लिखेंगे फिर अधातु लिखेंगे। धातु अब की बार दो हैं, जिंक भी धातु है, सिल्वर भी धातु है। अधातु में क्या क्या है? नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो भैया जिंक दोनों तरफ एक एक है, कोई बात ही नहीं है ना। सिल्वर, सिल्वर इस तरफ भी एक परमाणु, इस तरफ भी एक परमाणु, तो धातु तो होगी समान। अब है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के इस तरफ एक परमाणु, इस तरफ 2 परमाणु, तो इस तरफ 2 परमाणु तो इस तरफ भी 2 परमाणु कर देंगे। कैसे कर देंगे हम? यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे इसके नाइट्रोजन के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ पे 2 लिख देंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन के देखो 2 परमाणु थे, यहाँ पे 1 था, हमने यहाँ पे भी क्या कर दिया भाई? 2 कर दिया। अब जब नाइट्रोजन बराबर हो गए दोनों तरफ, एक बार फिर ऊपर देख लेते हैं, है ना। सिल्वर, जिंक, जिंक एक है, कोई दिक्कत ही नहीं जिंक में। तो सिल्वर, सिल्वर के 2, सिल्वर का 1, गड़बड़ होगी तो 2 लिख देंगे यहाँ पे, है ना। तो अब जिंक भी बराबर है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कितने हो गए यहाँ पे? 2, नाइट्रोजन के भी 2। अब बात करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने हो गए? 6। ऑक्सीजन के कितने हो गए? 6। तो बात बन गई, है ना। सी तीसरे में आ गया। अब इसमें इसने बोला हमें एल्यूमिनियम और कॉपर क्लोराइड मिलके बनाएंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर। देखिए एल्यूमिनियम मतलब Al, और भाई कॉपर क्लोराइड CuCl2, ये मिलके क्या बनाते हैं? एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, और साथ में कॉपर। तो इसमें हम देखते हैं धातु कितनी है, धातु सब लिख लेते हैं। पहले धातु लिखते हैं फिर धातु लिखते हैं। पहले धातु को संतुलित करेंगे। एल्यूमिनियम है, कॉपर है, Cu और क्लोरीन, 3 ही है। एल्यूमिनियम दोनों तरफ 1 है, इस तरफ और इस तरफ भी 1, कोई बात ही नहीं। कॉपर इस तरफ भी 1 है, इस तरफ भी 1 है, कोई बात ही नहीं, है ना। अब बात करें क्लोरीन की, ये दोनों तो होगी। क्लोरीन की बात कर लेते हैं। क्लोरीन इस तरफ 2, इस तरफ 3, गड़बड़ होगी। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, है ना। क्लोरीन के परमाणु कितने हो गए? 6। क्लोरीन के परमाणु कितने हो गए? 6। लेकिन फिर एक बार सारे चेक करते हैं हम। एल्यूमिनियम से बात कर लेते हैं। एल्यूमिनियम का यहाँ पे 1, एल्यूमिनियम का यहाँ पे 2, उत्पाद में तो 2 हो गए, उत्पाद में 2 और यहाँ पे 1, तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया? यहाँ पे हम लिख देंगे 2। अब एल्यूमिनियम के 2, एल्यूमिनियम के 2 परमाणु, ठीक हो गया। कॉपर की बात कर लेते हैं। कॉपर के कितने हो गए? 3 परमाणु, यहाँ पे कितना है? 1, तो यहाँ पे भी हमने 3 लिख दिया, है ना। दोनों तरफ 3 परमाणु हो गए। क्लोरीन के कितने हो गए? 6। क्लोरीन के कितने हो गए? 6। और इस तरीके से ये समीकरण भी हमारा संतुलित हुआ। लास्ट डी, बेरियम क्लोराइड। लास्ट वाला क्या है हमारा? बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, ये मिलके बनाते हैं बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड। ध्यान दो, बेरियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे? BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 मिलके क्या बनाएंगे? बेरियम सल्फेट BaSO4, और साथ में क्या बन गया भाई यहाँ पे? पोटेशियम क्लोराइड KCl। इसको देख लेते हैं। इसमें भी फिर वही करते हैं, धातु है, धातु है ना। धातु है हमारे पास बेरियम और पोटेशियम, अधातु सल्फर होगी, ऑक्सीजन होगी, क्लोरीन होगी, ये होगी। पहले क्लोरीन को लिख लें, फिर वैसे फर्क पड़ता नहीं ज़्यादा, है ना। बेरियम दोनों तरफ कितना है? 1 1, कोई दिक्कत नहीं, हो गया बेरियम बराबर। पोटेशियम इस तरफ 2 परमाणु है, इस तरफ 1 परमाणु है। जिस तरह 1 परमाणु है, यहाँ पे 1 परमाणु है, तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। कर दें 2? कर दीजिए भाई 2, ये 2 कर दिए, तो पोटेशियम भी बराबर दोनों तरफ 2 तो हो गए, ठीक है। बेरियम भी दोनों तरफ 2 तो है। सल्फर की बात कर लेते हैं। सल्फर, सल्फर का 1 परमाणु, सल्फर का 1 परमाणु, बन गई बात। सल्फर भी है, अब सॉरी सल्फर हो गया हमारा,
क्लोरीन की बात कर लेते हैं। क्लोरीन के 2 परमाणु, क्लोरीन के भी 2 परमाणु, देखो क्लोरीन के 2, क्लोरीन के 2, क्योंकि आगे 2 लिखा हुआ है, तो ये भी हो गया इक्वल। अब ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 4, ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 4, ये भी हो गया संतुलित। तो इस तरीके से हमारे चारों संतुलित हुए।